राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के सभी समर्थकों, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थकों को बड़ी बड़ी बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ बंगाल जीतने के लिए। वैसे दोस्तों, इलेक्शन तो 5 राज्यों में था, लेकिन बंगाल क्यों खास है, बंगाल की चर्चा क्यों ज़्यादा हो रही है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। वैसे मेरा इरादा सुबह वीडियो बनाने का था, लेकिन आपकी बेचैनी देखकर मैं भी बेचैन हो गया और मैंने कहा अभी बना देता हूँ वीडियो। दोस्तों, बंगाल इसलिए विशेष था कि बंगाल को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी का राज, चप्पे चप्पे पर। दोस्तों, कई राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से अभी बाहर हैं। उसमें अभी तमिलनाडु, केरल और पंजाब भी बचा हुआ है। अगला निशाना पंजाब का है। और दोस्तों, तमिलनाडु और केरल के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 0 नंबर लाने वाला स्टूडेंट अगर 100 नंबर एक साथ ले आए, एक ही बार में ले आए, तो पूरे स्कूल को उस पर शक हो जाता है। इसलिए धीरे 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 वहाँ भी अपने पैर जमाएगी बीजेपी। पहले 10 नंबर आएंगे, फिर 20 और फिर 100 नंबर आ जाएंगे, और वहाँ भी सरकार आखिरी में बन जाएगी। क्योंकि अब विपक्ष खाली उस राज्य में जीतता है जहाँ पे बीजेपी उसको जीतने देती है। और बंगाल की जीत इसलिए भी खास है दोस्तों, क्योंकि इस देश का शहंशाह अमित शाह 3 लाख की फौज लेकर वहाँ 25 दिन से अपना दफ्तर वहीं पे खोल के बैठा हुआ था, एक महिला से लड़ने के लिए। इतनी फौज तो दोस्तों अमेरिका भी ईरान से लड़ने के लिए नहीं लेके आया, वहाँ भी 50,000 सैनिक ही आए थे। लेकिन हमारे देश में तो बीजेपी ने हर चीज़ के नए ही क्राइटेरिया बनाए हैं, यानी चुनाव लड़ने के लिए भी 3-3 लाख की फौज लेके पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी की जीत में भी, हार में भी उसकी जीत है। वो एक आयरन लेडी है, उसने इतिहास रचा है। किसी महिला को हराने के लिए किसी मुल्क का शहंशाह अगर 3 लाख की फौज लेके जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं आपको कुछ एक सच्चाई बताता हूँ दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा था वो थी घुसपैठ, बांग्लादेशियों की घुसपैठ। हालांकि घुसपैठ रोकना बीएसएफ का काम है, और बीएसएफ गृह मंत्री के अंडर है, और गृह मंत्री अमित शाह है। तो ये विफलता तो अमित शाह की थी, लेकिन इसको मत्थे मंडा जाता था ममता बनर्जी के, और ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। वहाँ पर घुसपैठिया ला के बसाए हैं, उनके वोट बनवाए हैं। अब हम ये देखेंगे कि अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई, कितने घुसपैठियों को अमित शाह निकालता है भारत से, उसको देश को ये बताना चाहिए 1 साल के बाद। असम में तो आज तक नहीं बताया, 10 साल से सरकार है वहाँ पे, वहाँ भी घुसपैठ की समस्या बताते हैं, लेकिन वहाँ से आज तक कितने घुसपैठियों को बाहर किया आज तक नहीं बताया देश को। दूसरी बात जो अमित शाह ने कही है वहाँ पे कि मैं हर घर में 2 सरकारी नौकरी दूंगा। 2 सरकारी नौकरी का मतलब है, यहाँ इसके अंदर 2 करोड़ हाउस होल्ड हैं। पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ परिवार हैं, हाउस होल्ड हैं, फैमिली हैं। तो 2 करोड़ का मतलब 4 करोड़ सरकारी नौकरी अभी मिलने वाली है बंगाल के लोगों को। तो केंद्र सरकार ने भी ऐसा वायदा किया था, उस हिसाब से 24 करोड़ नौकरी तो केंद्र में भी मिल ही गई होंगी, कह रहे हैं तो मिल ही गई होंगी। तो दोस्तों, चप्पे चप्पे पर भाजपा की नीति के तहत पश्चिम बंगाल विशेष है और उसको जीता गया है। और वहाँ पे 27 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं। 90 लाख लोगों के 91 लाख के वोट कटे हैं, लेकिन 27 लाख वो लोग हैं जिन्होंने अपने वोट जुड़वाने के लिए अपील करी ट्रिब्यूनल में। लेकिन उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी। उन्होंने ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगले चुनाव में वोट डाल लेना, जैसे कोई हंसी मजाक की बात हो। जितने वोट काटे गए ना 27 लाख, उतनी तो बहुत से देशों की आबादी भी नहीं है यूरोप की। और 27 लाख लोगों के उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया। 27 लाख वोट का मतलब है 4% वोट पश्चिम बंगाल में डलने ही नहीं दिया गया, और 4% वोट से ही बीजेपी जीती है। तो इस जीत के मायने क्या है, आप अच्छी प्रकार जान लें, समझ लें। और मैं तो एक बात कहता हूँ बीजेपी वालों को कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये हर राज्य में एसआईआर करने की ज़रूरत क्या है, सीधे सीधे कानून बना दो कि इस देश में मुसलमान वोट डाल ही नहीं सकते, सेकंड क्लास सिटीजन है, इनको वोटिंग का अधिकार ही नहीं है।
फिर एसआईआर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सब फोर्स भेजने की और ये वोट काटने की ज़रूरत ही क्या थी। दोस्तों, हमारे विपक्ष के दो मुख्यमंत्री ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी की आंख में रड़कते थे, एक अरविंद केजरीवाल और एक ममता बनर्जी। और मैं इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे को लोग कहते हैं कि सोलंकी तू कांग्रेसी है, लेकिन गलत कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मुख्यमंत्री जितने बड़े दुश्मन बीजेपी के उतने ही बड़े दुश्मन कांग्रेस के। इन्होंने कांग्रेस की ज़मीन छीन कर ही अपनी ज़मीन तैयार करी थी। इन दोनों को हराना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था। एडी से चोटी तक का जोर लगाया। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। अरविंद केजरीवाल को पहले झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में बंद किया, उसके बाद में वहाँ पे फर्जी वोट बनवाए गए नई दिल्ली सीट पर और उसको ज़बरदस्ती हराया गया था। आज देखो, रेखा गुप्ता की सरकार है। एलजी और रेखा गुप्ता में एक भी दिन झगड़ा आपने सुना है? कभी एक दिन भी झगड़ा हुआ हो? सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल से रोज़ एलजी झगड़ा करता था, कोई काम नहीं करने देता था उसको। लेकिन सब कुछ स्मूथली चलने के बावजूद भी आज भी यमुना गंदे नाले से भी बुरी हालत में है, सड़ रही है, बदबू मारती है। नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता, इतना प्रदूषण था। कूड़े के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। और महिलाओं से जो वायदा किया गया था कि हर महिला के खाते में 2,500 रुपये और होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, वो तो मिला नहीं। उल्टे उनका जो फ्री में बस यात्रा वाला अधिकार था वो भी छीन लिया। अब लाइन में लग के पास बनवाओ, जो पास नहीं बनवाएगी वो टिकट लो। खैर, जब दिल्ली की जनता को अधिकार है कि हिंदू राष्ट्र की हिंदू पार्टी का कि हिंदुत्व का स्वाद हम चखें, तो बंगाल की जनता को भी अधिकार है अब उनको भी हिंदूवादी सरकार के शासन का मजा चखना चाहिए और उनको भी राम राज्य का आनंद मिलना चाहिए। बाकी देश में राम राज्य था, बंगाल ही इससे वंचित था। अभी केरल वंचित है, तमिलनाडु वंचित है, पंजाब वंचित है। लेकिन केरल तमिलनाडु के लोगों का इंतज़ार थोड़ा लंबा है, क्योंकि वहाँ एकदम से चुनाव तो जिता नहीं सकते, 1-2 इलेक्शन के बाद ही। लेकिन पंजाब वालों को इस इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन में बीजेपी की सरकार मिलने वाली है। भले ही वहाँ 60% आबादी सिखों की हो, भले ही उन सिखों को बीजेपी वाले खालिस्तानी बोलते हों किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी वहाँ पर दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी, विपक्ष में आएगी, अगले चुनाव में सरकार बनाएगी। ये आज लिख के दे रहा हूँ, लिख लो। जिस ढंग से थोक में उसने जाट सिखों को अपनी पार्टी में भरा है, अमरिंदर हो, रवनीत सिंह बिट्टू हो, सुनील जाखड़ हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो या अन्य कुछ नेता हों, और जिस ढंग से उन्होंने दल बदल करवाया अभी बल्क में राज्यसभा में, और जिस ढंग से अभी नायब सिंह सैनी साहब ने वहाँ पर ओबीसी सम्मेलन किया, यानी सिखों में भी जातिवाद। उसके बाद तो दोस्तों वही बंगाल वाला मिशन पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब थोड़ा सेंसिटिव स्टेट है। वहाँ तो ज़रा संभल के हाथ डालना, हल्का हाथ मत डाल देना। एक तो ये बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से जलूस निकल चुका है। चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम। बीजेपी तय करती है कि कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डालेगा। पहले मतदाता तय करते थे कि सरकार को हम चुनेंगे, अब सरकार तय करती है कि हम मतदाता को चुनेंगे कि कौन मतदाता है इस देश में। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अब ये चुनाव करवाने का नाटक ही बंद कर देना चाहिए। जब हर जगह जीतना ही बीजेपी को है और विपक्ष को खाली उसी जगह जीतना है जहाँ पर बीजेपी उसको जीतने देगी, तो फिर ये चुनाव का ड्रामा ही बंद करो और ये एसआईआर का ड्रामा भी बंद करो। एक कानून बना दो कि मुसलमानों को इस देश में अब वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं है, सेकंड क्लास सिटीजन हैं, और डिक्लेयर कर दो। तो दोस्तों ये है हकीकत हमारे देश की डेमोक्रेसी की। अब मैं लास्ट में अपनी बात ये कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि ममता बनर्जी आयरन लेडी है। 15 साल उसने बंगाल पे ठोक के राज किया है, ठोक के भाजपा को टक्कर दी है,
ठोक के चुनाव जीते हैं, अब हारी है तो भी ठोक के हारी है। और पूरा जोर लगाना पड़ा अमित शाह को वहाँ पे। अमेरिका ने ईरान को हराने के लिए 50,000 की सेना भेजी थी, या 3 लाख की सेना लेके अमित शाह वहाँ 1 महीने से बैठा हुआ है, और 27 लाख वोट भी कटवाए हैं, तब जाके उसको ये जीत नसीब हुई है। तो ये जीत मुबारक हो। अब देखते हैं कि बंगाल का कैसा विकास होगा, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार बंगाल में बन चुकी है। और दोस्तों, डबल इंजन का जो शब्द है ये अनडेमोक्रेटिक शब्द है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हमारी सरकार नहीं बनवाई तो हम आपके राज्य का विकास नहीं होने देंगे। इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें, तथा जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ।